दोस्तों नमस्कार। विज्ञान की श्रृंखला में आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का शंखनाद करते हैं। शंखनाद ही नहीं करेंगे, इसे अच्छे से समाप्त भी करेंगे। इसमें अंतरिक्ष से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे, भारत की उपलब्धियों को देखेंगे और विश्व के घटनाक्रम को देखेंगे। इसमें हम करंट में जो घटनाएं चल रही है ना अंतरिक्ष को लेते हुए, उनको भी शामिल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक सेकंड में हटा लेता हूँ इन्हें। हाँ, ये देखो, सबसे पहले हम अंतरिक्ष की बात करते हैं। तो अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष एक आभासी रेखा है 100 किलोमीटर ऊपर, जिसे कैरोलाइन लाइन बोलते हैं। कैरोलाइन लाइन, उससे ऊपर का जो भी क्षेत्र है ना, वो सब अंतरिक्ष है। ठीक है। तो अब इसके हम बात करते हैं, पृथ्वी पे जाते हैं हम। पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है ना, वो 365 दिन का सबको पता है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन वो लगाती किस दिशा में है? तो देखो, पृथ्वी का परिभ्रमण या परिक्रमण की बात होता है। तो पै से पै पकड़ लो, पै से पश्चिम, पै से परिक्रमण, पै से पै, तो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। और शुक्र और अरुण होते हैं ना, वो दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम लगाते हैं। मतलब ये दोनों ग्रह बाकी ग्रहों से बिल्कुल विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडलीय परतों की। तो देखो, 5 तरह की परतें हैं: शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्य वायुमंडल। अब इनको अच्छे से देख लेते हैं अंदर क्या क्या है। शोभमंडल, सबसे पहले शोभमंडल, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। कन्फ्यूजिंग के टर्म में कुछ और भी मंडल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो शोभमंडल क्या है? शोभ का शोभ पकड़ लो। शोभ का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। ये शोभ है, क्रोध। तो जो भी वायुमंडलीय घटनाएं जो हम देखते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से हमारी आंखों के सामने घटती हैं, वर्षा हो गई, तूफान हो गई, जो भी हमारे आंखों के सामने घट रहा है, वो सभी शोभमंडल में घटता है। और इसकी ऊंचाई होती है 12 किलोमीटर तक, ये औसत ऊंचाई है। विषुवत रेखा पे ना इसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। क्यों होती है विषुवत रेखा सर्वाधिक? क्योंकि संवहनी धाराओं से ही है ना शोभमंडल का सीमा का निर्माण होता है। संवहनी धाराएं क्या है? जब पृथ्वी की निचली परत गर्म होती है ना, तो वो हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर की ठंडी परत वो नीचे आती है। तो इसे एक चक्कर के रूप में है ना हवाएं ऊपर और नीचे आती हैं, बस इन्हें संवहनी धाराएं कहते हैं। ठीक है। तो जब ये विषुवत रेखा पे सबसे अधिक सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो सबसे अधिक गर्म भी यहीं की परतें होंगी। सबसे अधिक गर्म परतें होंगी तो सबसे अधिक ऊंचाई तक भी यहीं की परतें जाएंगी। तो बस इसे से याद कर लो, शोभमंडल क्रोध से याद रखो। और जो वायुमंडल में दिख रहा है वो सब कुछ शोभमंडल का भाग है, और संवहनी धाराएं उठती हैं और विषुवत रेखा पर सबसे ऊंचाई तक जाती हैं। तो यहाँ पे विषुवत रेखा पर शोभमंडल की ऊंचाई भी सबसे अधिक होती है। बस ऐसे याद कर लो। अब अगला आते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या है? समताप मंडल में देखो, ऊंचाई के साथ गर्म होता है, लेकिन गर्म होने का कारण क्या है? ओजोन के निर्माण में ना ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ओजोन क्या है? तो समताप मंडल के अंदर का सबसे प्रमुख भाग ओजोन ही है, जिसको इंग्लिश में O3 जिसको वैज्ञानिक भाषा में O3 बोलते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, इसलिए उसको O3 बोलते हैं। ये ओजोन है। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य के प्रकाश से ना ऑक्सीजन टूट के ना आपस में जुड़ने लग जाती है और ओजोन का निर्माण करती है। ये ओजोन क्या काम करती है? ये जो सूरज से पराबैंगनी किरणें आती है ना, अल्ट्रावायलेट, उनको रोकती है, उनको रोकने का काम करती है। उनको धरती पे नहीं आने देती। उससे हमें त्वचा कैंसर वेंसर में ये बहुत त्वचा कैंसर बहुत ज़्यादा करती है पराबैंगनी किरणें, तो उनको रोकने का काम करती है। अब आते हैं मध्यमंडल में। मध्यमंडल क्या है? मध्यमंडल, अब देखो, 2 तो इसके ऊपर है, 2 इसके नीचे, तो ये मध्य में आ गया ना, बस मध्यमंडल। और जो भी मध्य में होता है ना, उसको बेचारे को कोई शांति नहीं होती कभी, वो हमेशा परेशानी में रहता है। क्यों? क्योंकि उसे ऊपर वालों की भी सुननी है, नीचे वालों की भी सुननी है। तो बस ठीक है, सबसे ठंडा भी यही है, और उल्का पिंड जलते भी इसमें ही है। तो मतलब 2 एक्सट्रीम चीज़ें हैं ना, वो इसी में होंगी। उल्का पिंडों का जलना भी यहीं शुरू होता है, और सबसे ठंडा भी यही है, सबसे ठंडा। अब देखो, यहाँ पे समताप मंडल के अंदर गर्मी बढ़ रही है ऊंचाई के साथ, लेकिन उसका कारण सूरज नहीं है, उसका कारण है ओजोन के निर्माण में जो ऊष्मा उत्सर्जित थी वो। और मध्यमंडल में गर्मी सर्दी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पे ओजोन नहीं है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो धरती की जो गर्मी है ना, धरती की जो विकिरण गर्मी है, जो धरती परावर्तित करती है ना सूरज की किरणों को आपस, उससे जो गर्मी बढ़ती है ना, उससे हमारी दूरी बढ़ती है। इस कारण मध्यमंडल में ठंड बढ़ती है। तो ये देखो, 2 एक्सट्रीम चीज़ें यहाँ होंगी, सबसे अधिक ठंडा है और उल्का पिंडों का जलना भी वहीं होगा। क्यों? क्योंकि मध्य में है। ठीक है। सौमंडल पढ़ लिया, शोभ क्रोध से याद कर लिया, समताप मंडल देख लिया। यहाँ पे बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल समताप, मतलब सामान्य ताप रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं। ठीक, समताप है यहाँ पे। और यहाँ पे सब एक ही बात याद रखना, बस ओजोन, समताप ओजोन, ओजोन सबसे ज़्यादा याद रखना। और मध्यमंडल को हमने देख लिया, ये मध्य का होता है। अब तापमंडल, तापमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तापमंडल के अंदर ताप से नाम ही आ गया ना, ताप। ताप मतलब यहाँ पे ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। अब तापमंडल का एक और नाम है ना आयन मंडल। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर से देते हैं कि है ना, रेडियो संचार के लिए उपयोगी कौन सी परत है?
ठीक। तो हमें पता आयन मंडल होती है, लेकिन वहाँ आयन मंडल नाम नहीं देते, ताप मंडल नाम देते हैं। ये एक PYQ के अंदर मैंने देख रखा था। तो ताप मंडल को हम आयन मंडल से कैसे कनेक्ट करें? देखो, जो आयन होते हैं ना, आयन मतलब कण, वो सूर्य के ताप में ना टूट जाते हैं, और फिर टूटने के बाद उससे टकराकर जो भी रेडियो किरणें होती है ना, वो वापस पृथ्वी पर जाती हैं। तो बस ताप, क्योंकि आयन को तोड़ने के लिए ताप की जरूरत है, तो बस तापमंडल और आयन मंडल एक ही बात है। इस तरह से याद कर लो। और यहाँ पे नदर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स, जो हमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर देखने को मिलती है ना, वो यहाँ भी देखने को मिलती है। ठीक, बस ये भी एक इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक। और वायुमंडल 700 किलोमीटर से ऊपर और 10,000 किलोमीटर से नीचे का जो भी क्षेत्र है, उसे वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी मैंने सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा हल्का फुल्का, और वायुमंडलीय परतें देखी हैं। वायुमंडलीय परतों को ये देखो, इनके क्वेश्चन आते हैं अच्छे से, यही ऐसे ही पूछ लेते हैं। उल्का पिंडों का जलना कौन से परत में शुरू होता है? तो आपको हम जैसे याद किया ना, 2 ऊपर 2 नीचे, मध्य का भाग है, मध्य के अंदर एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं, तो बस उसी से याद कर रख लेना, और 1-2 बार इसको वापस देखोगे ना, तो चीज़ें दिमाग में कनेक्ट होने लग जाएंगी अच्छे से। अब चलते हैं आगे। अब उपग्रहों के प्रकार, उपग्रह नहीं, एक तरह से उपग्रह कक्षा है। ठीक है, कक्षा। ठीक है, तो कक्षा कितने कितने टाइप की होती है देख लेते हैं। मेजर ली तो 4 तरह की होती हैं: निम्न भूकक्षीय, शोर तुल्यांकिक, भूतुल्यांकिक और भूस्थिर। देखो, इनके इंग्लिश में भी नाम है, लो अर्थ ऑर्बिट, ये सब इस तरह से इसको याद कर लेना। ये देखो, ये होता है जियो स्टेशनरी, और ये होता है जियो सिंक्रोनाइज, और ये होता है जियो अर्थ ऑब्जर्वेटरी ऑर्बिट। ठीक है, तो इसको यहाँ से शुरू करते हैं। निम्न भूकक्षीय, देखो निम्न से ही समझ में आ गया ना कि ये पृथ्वी के सबसे पास में है, तो बस 160 से 2,000 किलोमीटर है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है इसमें याद रखनी, इसमें जो ISS है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, वो इसी में स्टारलिंक है। स्टारलिंक स्पेस एक्स के जो सैटेलाइट्स हैं ना, उसके जो जितने भी सैटेलाइट छोड़े गए हैं ना, ये लगभग 20,000 से ऊपर है, उन सभी को स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंदर छोड़ा गया। हब्बल टेलीस्कोप, और ये सभी के सभी तीनों है ना, स्टारलिंक, अंतरिक्ष स्टेशन और हब्बल टेलीस्कोप, ये निम्न भूकक्षीय के अंदर स्थापित किए गए। और यहाँ पे ना उपग्रहों की जो गति होती है ना, वो सबसे तेज होती है। सबसे तेज क्यों होती है? देखो, ये है पृथ्वी, इसके पास में निम्न भूकक्ष है, तो यहाँ पे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा है। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचने के लिए ही इनको अपनी गति को बहुत तेज रखना पड़ता है। इसको आप सूरज से और बुध ग्रह से समझ सकते हैं। सूर्य के पास बुध ग्रह सबसे नज़दीक है, तो बुध ग्रह को अपनी परिक्रमण की जो गति है ना, वो सबसे तेज रखनी पड़ती है बनिस्बत अन्य ग्रहों के। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा है सौर तुल्यांकिक कक्षीय उपग्रह। ये एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। ध्रुवीय कक्षा क्या होती है? ये पृथ्वी है, एक तो होती है विषुवत रेखा बीच वाली, इसको केंद्र मानते हुए इसके ऊपर जो इसके सर्कल में जो उपग्रह गति करते हैं ना, वो एक अलग प्रकृति के होते हैं। और ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव है, इसको जो है ना सर्कल में मानते हुए जो गति करेंगे ना, वो होते हैं ध्रुवीय कक्षा, उसको ध्रुवीय कक्षा बोलते हैं। तो ये जो सौर तुल्यांकिक कक्षा है ना, ये एक तरह की ध्रुवीय कक्षा ही है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये सौर मतलब, सौर क्या होता है? सौर मतलब सूर्य, सिंपल सी बात है, सूर्य। यह सूर्य को ध्यान में रखते उसके एक समय के अनुसार सेम समय में सेम स्थान से निकलते हैं। नहीं समझ में आया ना? अभी बताता हूँ। मान लो सुबह के 8 बजे रखें, तो 8 बजे ये एक ही स्थान से निकलेंगे इसके सैटेलाइट हमेशा। अगर 8 बजे दिल्ली के ऊपर से सैटेलाइट गुजर रहा है ना, तो हमेशा सुबह 8 बजे दिल्ली के ऊपर से निकलेगा। तो वो होते हैं सौर तुल्यांकिक कक्षीय उपग्रह। ठीक है, ये एक ध्रुवीय कक्षा ही होती है, एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। और इसके अंदर क्या होता है हमने पढ़ लिया। और इसमें कौन से सैटेलाइट होते हैं? पर्यावरणीय सैटेलाइट और मौसमिक सैटेलाइट, मौसम की जो जांच करते हैं वो, और पर्यावरणीय सैटेलाइट, ये सौर तुल्यांकिक कक्षीय उपग्रह में छोड़े जाते हैं। अब दूसरा आता है भूतुल्यांकिक, इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनाइज। ठीक, देखो ये 35,786, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 35,786 ये भूस्थिर और भूतुल्यांकिक दोनों के लिए सेम ही है। फिर इनमें अंतर क्या है? अंतर है जो GEO है ना, जियो अर्थ ऑर्बिट, इसमें देखो अर्थ को पकड़ लो। ठीक है, और विषुवत रेखा किस पे होती है? अर्थ पे होती है बस। तो जो GEO है ना, यानी भू स्थिर उपग्रह, ये विषुवत रेखा के ऊपर होते हैं बिल्कुल। ठीक, और ये जो है ना GSO, ये विषुवत रेखा से थोड़े से टिल्ट होते हैं, दूरी इनकी बिल्कुल दोनों की सेम होती है। लेकिन भू स्थिर यानी GEO, ई से याद रखना, ई यानी अर्थ, और अर्थ के ही होता है विषुवत, बस तो याद रख लेना, विषुवत और अर्थ दोनों ही सेम। और जियो सिंक्रोनाइज, इसको थोड़ा सा अलग याद रखना भाई, विषुवत रेखा टिल्ट है, वो जियो सिंक्रोनाइज है, बस हो गया।
आगे चलते हैं। बस ये देखो हमने 4 देख लिए हैं, ठीक है। ये इनका होता क्या है, ये भूस्थिर, ये भूस्थिर का मतलब होता है ये धरती से ना एकदम एक ही स्थान पे दिखेंगे। पहले मैंने क्या पढ़ा था, सौर तुल्यांकिक, वो क्या है, वो सुबह 8 से दिल्ली से गुजरेगा, हमेशा सुबह 8 से दिल्ली से ही गुजरेगा। लेकिन भूतुल्यांकिक क्या होता है, जिसका है ये हमेशा दिल्ली के ऊपर रहेगा। अगर कोई भूस्थिर उपग्रह या भूतुल्यांकिक उपग्रह, तो हमेशा दिल्ली के ऊपर ही रहेगा, हमेशा रहेगा। जैसे जैसे धरती घूमेगी तो उसके साथ वो भी घूमेगा, तो एक ही स्थिर दिखता है, तो इसको भूस्थिर बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जो एग्जाम में आती है ना, उसमें यही चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ठीक है। वो हम सौरमंडल नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रौद्योगिकी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। सौरमंडल को फिर कभी देख लेंगे, जिसमें है ना सारे ग्रहों को सम्मिलित करते हुए ना बातें चलती हैं, वो एक अलग बात है। हम पढ़ रहे हैं प्रौद्योगिकी, तो हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अब आ जाते हैं हम इंडिया के पार्ट के ऊपर। सबसे पहले तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ही देख लो भाई। ये 23 अगस्त को होता है। 23 अगस्त को क्यों होता है, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 है ना, उसकी लैंडिंग हुई थी। एक तो होता है चंद्रयान 3 जो धरती से स्थापित कर दिया गया, और एक होता है जिसे चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग कर ली। तो 23 अगस्त को चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग की थी, तो उसी के ध्यान में रखते हुए 23 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। याद रख लेना भाई, अभी हाल ही में इसको वो किया गया है निर्माण, इसका मतलब हाल ही में इसकी घोषणा की गई है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते बात करते हैं इसरो की। अब हम थोड़ा सा जो इस संस्थान है ना, ये अंतरिक्ष से संबंधित भारत के, उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, और आपको खुद ने आपने PYQ देखे होंगे तो खूब क्वेश्चन आते हैं, तो इनको देख लेते हैं एक बार। तो इसरो का हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु में। इसकी तारीख देखो, खूब याद करना, अच्छे से याद करना, क्योंकि ये खूब पूछते हैं। 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त को तो कुछ जरूरत याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए। और इसरो भी वैसा ही ऐतिहासिक हमारे लिए पल है, एक ऐतिहासिक संस्था है जो हमारे देश को गौरवान्वित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बस उन दोनों को याद रखो, 15 अगस्त 15 अगस्त, और 1969 ये और थोड़ा सा याद रख लेना, 1969, ठीक है। अब देखो बेंगलुरु के अंदर जो संगठन है ना, उसके लिए देखो थोड़ा सा ये याद रख लेना। बेंगलुरु एक टेक सिटी है, और बिल्कुल बिल्कुल नई टेक सिटी है। दिल्ली ये सब तो अब आजकल बेंगलुरु को जो टेक्नोलॉजी हब बोलते हैं उसके सामने सब फेल हो रखे हैं, आजकल तो यही सबसे न्यू है, तो बस को न्यू से याद रखो। जितने भी संस्थान है ना, उसको न्यू से देख लेंगे। अब न्यू से मिलता मिलता एक तो यू याद रख लो, और न्यू का मतलब नव, और जो नया है उसका एक दिन अंत भी होगा, तो बस 4 चीज़ याद हो गई। एक तो न्यू खुद, एक न्यू के साथ यू, एक नया नव, न्यू का मतलब नव, और एक अंत। अब देखो इधर आ जाओ इस तरफ। इसरो तो हमें पहले देख लिया हमने बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। अब देखो न्यू से क्या है, न्यू स्पेस एक संस्थान है इसरो की, तो न्यू स्पेस का मुख्यालय कहाँ पे, वो बेंगलुरु में है, ठीक है। अब यू से क्या है, UR राव उपग्रह के अंदर, खूब पूछते हैं UR राव उपग्रह के अंदर, तो UR राव उपग्रह के अंदर क्या है, ये बेंगलुरु के अंदर है। फिर देखो नव से याद रख लेना मानव, तो मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंदर क्या है, ये बेंगलुरु के अंदर है। फिर अंत से याद रखना अंतरिक्ष आयोग। अब अंतरिक्ष नाम तो बहुत सारों में आएगा, देखो भारतीय अंतरिक्ष हुआ, ऐसे बहुत सारों में आएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हुआ, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ और जुड़ा मिलेगा। यहाँ सीधा सीधा अंतरिक्ष आयोग ही है वो खुद, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक शब्द देखा था न्यू, और न्यू से ही हमने ना ये सब कुछ बनाए। देखो कुछ ना कुछ तो तिकड़म बिठाना ही पड़ता है एग्जाम के अंदर, फिर चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। अब न्यू से ही, अब न्यू को याद रखो आप, न्यू से हमने 3-4 बनाए थे, न्यू के अंदर नव बना लिया था, अब जो नया है उसका अंत भी होगा, तो अंत भी हो गया था, और न्यू के अंदर से यू निकाल लो, बस ये 4-5 चीज़ें सेट हो गई। अब न्यू स्पेस और इन स्पेस में ना बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो न्यू स्पेस तो हमने याद कर लिया है, बेंगलोर के अंदर है, और इन स्पेस ये कहाँ है, ये देखो अहमदाबाद के अंदर है, अहमदाबाद, ठीक, याद रखना अहमदाबाद। अब चलते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर और सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर और सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर, इनमें कन्फ्यूजिंग होती है दोनों आपस में, कौन सा कहाँ है, ठीक है। और एग्जाम में 2 ऑप्शन तो हम हटा देते हैं, लेकिन दोनों में कन्फ्यूजिंग होती है। देखो सतीश का श्रीहरिकोटा, बस ऐसे याद कर लो, श्रीहरिकोटा तो सतीश है, और ऐसे भी याद रख सकते हो भाई तिरुवनंतपुरम और श्रीहरिकोटा में पता रहता है भाई, केरल का तिरुवनंतपुरम और आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा, इनमें से दोनों में से कोई सा एक जगह। देखो तिरुवनंतपुरम ये बड़ा नाम है, साराभाई ये बड़ा है, सतीश और विक्रम तो दोनों 3-3 के हो गए। अगला देख लो धवन और साराभाई, तो साराभाई बड़े वाले में रहेगा तिरुवनंतपुरम में, और धवन छोटे में रहेगा श्रीहरिकोटा में। इसको से सह भी याद कर सकते हो, जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे याद कर लो। और दूसरा क्या है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, ये तिरुवनंतपुरम में। एक है इसरो, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
और ये क्या है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखो थोड़ा विस्तार रखा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसमें और आगे जुड़ रखा है, इसलिए जोर दे रहा हूँ कि पूछा गया है PYQ के अंदर। ये तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। अब आगे तक इनकी डेट भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इन दो की, एक तो अपना इसरो वाले की, एक ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर की, और एक सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर की। इनकी थोड़ी डेट भी देख लेना। ऐसे देख सकते हैं, देखो विक्रम जो साराभाई थे ना, उनका कार्यकाल 1963 से 1971 के बीच में था। तो बस जैसे हुआ है 1963 में, तो अपने नाम से एक संस्थान खोल दिया। खोला बाद में था, नाम बाद में दिया गया था, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। सतीश धवन वो आए 1972 में, तो बस वो आए तब उन्होंने अपना खोल दिया 1971। तो ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हो भाई। 1969 जो इसरो है वो बीच में है, और विक्रम पहले है और सतीश बाद में है। बस एक दो ऑप्शन तो हट जाएंगे, थोड़ा थोड़ा और देख लेना। मैं 21 नवंबर, 1 अक्टूबर, अगर याद रह जाए तो ठीक, वरना इतना भी देख लोगे ना 1963 और 1971, तो आप बहुत करीब पहुंच जाओगे। हो सकता है एलिमिनेशन टेक्निक से है ना आप उत्तर तक भी पहुंच जाओ। ठीक, अब चलते हैं इसरो की जड़त्व प्रणाली। इसरो की जड़त्व प्रणाली, ठीक है। तो वो जड़ देखो, ये जड़ पकड़ लो, ये पेड़ की जड़, ये कहाँ, ये अनंत तक फैली हुई है, अनंत तक, पेड़ की जड़ अनंत तक फैली हुई। तो तिरुवनंतपुरम, बस ये श्रीहरिकोटा वाला हमने देख लिया था, ठीक। एक श्रीहरिकोटा का ऐसे भी एक और भी देख लो, श्रीहरिकोटा के अंदर क्षार केंद्र भी है, क्षार केंद्र, श्री एस 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 श्रीहरिकोटा में, सतीश धवन क्षार केंद्र, तीनों श्रीहरिकोटा में, तीनों का आप एस एस से भी याद कर सकते हो। और जब सतीश धवन याद हो जाएगा तो वो विक्रम साराभाई वाला तो अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी, ये कहाँ, ये हैदराबाद में। हैदराबाद में कैसे याद करें, देखो हम जब रियासतें का जो संगठित कर रहे थे ना, कौन, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिन्हें देश का कहते हैं, जब उनका संगठन कर रहे थे ना, तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो देश के अंदर नहीं आना चाहती थी, दूर भागना चाहती थी। बोलो मैं तो दूर रहूँगी भाई तुमसे, अलग ही रहूँगी। बाकी जूनागढ़ और कश्मीर तो पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी, लेकिन ये तो दूर ही रहना चाह रही थी, बिल्कुल दूर, बिल्कुल दूर, अलग, अपना अलग साम्राज्य बनाना चाह रही थी। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान से टच नहीं था, ठीक है। तो बस दूर से हैदराबाद याद रख लेना, दूर संवेदी हैदराबाद को। लेकिन कौन सा, राष्ट्रीय दूर संवेदी। एक भारतीय सुदूर संवेदन भी है, वो सुदूर है, ये दूर तो बस यही है, वो सुदूर है, ये दूर है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में, भारतीय सुदूर संवेदन ये देहरादून में, थोड़ा ध्यान रखना बस। राष्ट्रीय दूर संवेदी हैदराबाद में और भारतीय सुदूर संवेदी देहरादून में, बस थोड़ा सा याद, ये इसको थोड़ा सा याद रखना। आप देखो कुछ अन्य हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उनसे कम है। तो इसरो की टेलीमेट्री तो आपको पता ही है, आजकल जो भी संचार क्षेत्र है या फिर जो भी टेक सिटी, अपनी कौन सी टेक सिटी, तो बस टेलीमेट्री, जो टेलीमेट्री मतलब दूर से है ना चीज़ों को है ना, दूर से दूर रह के है ना निगरानी करने वाली चीज़ें, वो सब कुछ चीज़ें इसमें आती हैं, टेलीमेट्री, ठीक है। तो दूर मतलब टेक्नोलॉजी का भाग होगा ना, तो बस टेलीमेट्री। बेंगलुरु, टेक सिटी अपनी बेंगलुरु है, तो बस टेलीमेट्री से बेंगलुरु को याद रख लेना। मुख्य नियंत्रण सुविधा, ये क्या है, ये हसन कर्नाटक में मुख्य नियंत्रण चाहिए भाई साहब हसन को। वो कोहली वाला मैच याद कर लो ना, कौन सा था वो पाकिस्तान वाला क्रिकेटर खिलाड़ी, उसका हसन लगता है, एक हसन अली, उसके छक्का मारा था। तो बस ये मुख्य नियंत्रण के अंदर उसी से याद रख लेना। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये कहाँ, ये अहमदाबाद में, ये इंपॉर्टेंट भी और याद भी रहती है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, हैदराबाद में, सॉरी इसमें अहमदाबाद में, ठीक है। अब देखो कुछ ये ना क्षेत्रीय वो हैं संस्थान है इसरो के, ये जो नाम के हिसाब से ही उसका क्षेत्र भी है। देखो उत्तर पूर्वी किधर है, उत्तर पूर्वी की तरफ ही कोई होगा तो शिलोंग ले लो उधर से। पूर्वी में भारत का पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, तो कोलकाता। वैसे पूर्वी मुख्यालय कोलकाता में, बहुत सारी चीज़ पूर्व की कोलकाता में, तो ऐसी भी चीज़ें याद हो जाती हैं। डाउन रेंज, तो देखो डाउन है, ये बिल्कुल डाउन यहाँ पे, ये भारत का नक्शा हो गया। एक मिनट थोड़ा सा बना दूँ अच्छा सा, देखता हूँ बनता है तो भाई, ये लो एक मिनट, ये लो, थोड़ा अच्छा तो नहीं बना लेकिन ठीक है। ये देखो, ये डाउन मतलब सबसे डाउन, तो ये डाउन का है पोर्ट ब्लेयर का है अंडमान निकोबार में, तो बस बढ़ गई बात। सेंट्रल नागपुर में, दक्षिणी बेंगलुरु में, बेंगलुरु में इतने सारे हो गए, दक्षिणी बेंगलुरु में ही याद रखना अच्छे से। पश्चिमी जोधपुर में, भारत के राजस्थान का, ये देखो राजस्थान इधर, ठीक है। तो ये पश्चिमी जोधपुर है। एक याद रखना, राजस्थान में एक और है इंफ्रारेड वेधशाला है जो माउंट आबू के अंदर है, बस थोड़ा सा इसको याद रख लेना। बाकी तो ये क्षेत्र के हिसाब से हैं सारे, ठीक। ज़्यादा ट्रिक मत बनाओ, बस ना ट्रिक उतनी बनाओ जो ट्रिक से ट्रिक जुड़ जाए। ऐसे नहीं ट्रिक को याद करने के लिए भी एक और ट्रिक बनानी पड़ी, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो ऐसे याद रखो भाई, क्षेत्र के हिसाब से याद रख लो,
अब बहुत सारे हैं, असम है, गुवाहाटी है, लेकिन एक बार दिमाग में आ गया ना कि उत्तर पूर्वी का शिलोंग है, शिलोंग है, तो वो चीज़ें याद रह जाती है। पूर्वी तो बहुत सारी कोलकाता है ही, हमें पता है। क्षेत्र के हिसाब से देखो, पश्चिमी तो बस पश्चिमी कौन सा है, राजस्थान है पश्चिम में, ठीक है, तो जोधपुर वहाँ से ऐसे कर लो। अब इस ट्रैक ग्राउंड स्टेशन, ये कहाँ है, लखनऊ में। इस ट्रैक पे चले गए योगी जी तो ज़रूर लखनऊ वाले पहुँच जाएंगे दिल्ली। बस ऐसे कुछ थोड़ा सा बैठा लो भाई, इस ट्रैक, तो इस ट्रैक का क्या है, इस ट्रैक पे चलना पड़ेगा लेकिन योगी जी को दिल्ली पहुँचने के लिए, बस। अब अंतरिक्ष डीप स्पेस नेटवर्क और अंतरिक्ष विज्ञान डाटा सेंटर, इसमें डीप स्पेस है और इसमें डाटा सेंटर का देख लो। अब डीप ज्ञान है ना, डीप ज्ञान की बात अगर आप लालू जी से करोगे ना तो डांटेंगे आपको, उनको कहाँ डीप ज्ञान है किस चीज़ का। तो बस डीप स्पेस और डाटा किसका, सब अंतरिक्ष की है ना। और ये लालू जी ने डांट दिया उसको, बस बया लालू, ना तो उसको डीप ज्ञान था और लालू जी से क्वेश्चन पूछ लिया तो डांट दिया उन्होंने। तो डीप स्पेस और ये अपना डाटा सेंटर इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान के, दोनों का है, दोनों बया लालू कर्नाटक में। अब आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के कुछ रॉकेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट, भारत ने सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट भेजा था, उसका क्या नाम था, उसका नाइक एपास था, ऐसे याद कर लो इसको। जो नाई होते हैं ना, जो बार्बर होते हैं, जिनको अपने देसी भाषा में नाई बोलते हैं, वो क्या है, नाई। उनके पास आप बाल कटाओ, जब तक बाल काटने का टाइम चलेगा तब तक उनका मुंह भी चलता रहता है, वो बोलते रहते हैं, तो बस साउंडिंग करते रहते हैं। तो साउंडिंग कौन करते हैं, नाई है पास। अब दूसरा है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का ये स्वदेशी निर्माण प्रक्षेपण था, ये सोवियत संघ का, मतलब पहला, भारत का पहला स्वदेशी था आर्यभट्ट। और इसको लॉन्च किसने किया भाई, लॉन्च तो वही करेगा जो अपना देसी खास दोस्त अपना, तो स्वदेशी को लॉन्च करेगा सोवियत संघ, रूस मतलब यूएसएसआर। और जो साउंडिंग बस बातें बातें करता, कोई काम नहीं करता, साउंडिंग एक तो नाई, और उसको लॉन्च कौन करेगा, वही ट्रम्प के देश वाले, जिनका कोई काम नहीं, सिर्फ आवाज़ करेंगे, रोड़ा रब्बा करेंगे, बाकी सहायता वायता कुछ नहीं करेंगे भाई, सहायता करेंगे देसी अपने। तो बस आर्यभट्ट और स्वदेशी और सोवियत संघ ने किया था, ठीक है भाई। इनका ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट देखो, आर्यभट्ट का ये पूछा गया एक PYQ के अंदर, ठीक है, तो ये मैंने लिख भी दिया। 19 अप्रैल 1975, पहले भी हमने 2-3 डेट्स की बात की थी, इसरो वाली जो 15 अगस्त 1969 थी, फिर हमने 2 बात की थी विक्रम साराभाई वाली और सतीश धवन वाली। तो सतीश धवन विक्रम साराभाई की हमने वो तारीख हम याद कर रहे थे, लेकिन हमने वर्ष याद कर लिए थे भाई, एक तो पहले था एक बाद में था, एक 1969 से पहले था तो 1963 में, और एक बाद में था 1971 में। अब 1971 में कौन सा है, तो सतीश धवन जो थे इसरो के अध्यक्ष, उनका कार्यकाल भी 1972 से शुरू हो रहा था, तो बस उसी के पास। और वो जो विक्रम साराभाई थे उनका 1963 से शुरू हो रहा था, तो बस उसको आपस में जोड़ के हमने याद करने की कोशिश की थी एक बार। अब देखो चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको एक साथ देख लेते हैं, ठीक है, और इनकी डेट भी याद रख लेना। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में, 2019 में, ये 2023 में, ठीक है। अब देखो ये है चंद्रयान फर्स्ट है ना, इसके यान को देख लो, तो इसके अंदर क्या है, चंद्रयान फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर लैंडर और ऑर्बिटर दो चीज़ थी। लैंडर था मतलब उस पर लैंड किया, क्रैश लैंडिंग, ऐसे जाके धीरे से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की, बस उसके अंदर जाके क्रैश हो गया। तो एक लैंडर था, एक ऑर्बिटर था, तो क्या थे, एक दो चीज़ें थी ना, तो बस यहाँ 2 लिख दो। तो ये है चंद्रयान फर्स्ट क्या है, ये PSLV C11-112, ठीक। और जो चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड थे ना, वहाँ पे 3 चीज़ें थी, लैंडर ऑर्बिटर था ही, और साथ में रोवर भी था। चंद्रयान सेकंड तो सफल नहीं हो पाया था, वो सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हार्ड लैंडिंग हो गई तो रोवर टूट गया। लेकिन जो चंद्रयान थर्ड था उसके अंदर हमने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी, तो वहाँ पे 3 कंपोनेंट थे, लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर। तो बस यहाँ पे 3 है, MK3, ये है M3, और ये है C11 और ये 1 2 3 इस तरह से। तो लेकिन बस याद रखना, जो चंद्रयान फर्स्ट था वो PSLV से गया था, और चंद्रयान सेकंड और थर्ड वो GSLV से गए थे, ठीक है। ऐसे देखना, मंगलयान का देख लेना 25 है, सबका PSLV, बस चंद्रयान का GSLV, चंद्रयान 2 और थर्ड का GSLV, बाकी इन सारों का PSLV है। आदित्य L1 था वो 57 गया था, ठीक है। ऐसे याद करो, 1857 की क्रांति सबसे महत्वपूर्ण थी, और 57 भी आदित्य L1, आदित्य मतलब सूर्य के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट भी सौरमंडल के अंदर सूर्य है, तो बस वो 57 ऐसे याद कर लेना, इसी 57 से गया था, ठीक है। अब मंगलयान 25, इसका भी कोई ट्रिक बन रही है क्या, दिमाग में तो आ नहीं रही, लेकिन थोड़ा याद रख लेना, एक बार 2 बार ये वीडियो के दौरान ही हम दोबारा बात कर लेंगे इस पर, तो याद आ जाएगा, मतलब रिवाइज कर लेंगे। स्पेस डेक्स ये
C60, ये 25, ये 60 है। बस ये याद रखना है, हमें 2 ही रिवाइज करने हैं, बाकी तो हमने ट्रिक बिठाने की कोशिश की इनकी, तो बस ये 2 याद रखने हैं, मंगलयान और स्पेसटेक्स। और वो इसरो की कब थी, 15 अगस्त 1969। और विक्रम साराभाई वाला कब था, 1963 में। और वो दूसरा कब था, 1971 में। कौन सा, सतीश धवन, ठीक। और चंद्रयान फर्स्ट 2008, चंद्रयान सेकंड 2019, चंद्रयान थर्ड 2023, ठीक। तारीखों को थोड़ा सा इनकी जरूरत, तारीखों को भी देख लेना, कोई वर्ष नहीं, तारीख भी देख लेना। जबकि मंगलयान और ये बाकी जो है इनके सिर्फ यान ही देखना, ठीक। अब चलते हैं भारतीय उपग्रह प्रणाली, इसमें भी क्वेश्चन आए हैं। तो भास्कर क्या है, भास्कर को दैनिक भास्कर से याद कर लो। वो क्या करता है, वो समाज की निगरानी का काम करता है। तो बस निगरानी पर्यवेक्षण उपग्रह, ये भास्कर है, ठीक है। रोहिणी, रोही मतलब पर्वतारोही, चोटी, तो बस चोटी के ऊपर अंतरिक्ष चोटी भेजने वाला पहला उपग्रह था ये, जो भारत ने खुद नहीं भेजा। हम बोलेगा आर्यभट्ट था ना, और ना ये पास था ना भाई, ना ये पास तो साउंडिंग रॉकेट था, और वो अमेरिका ने भेजा था। आर्यभट्ट भारत का था स्वदेशी, लेकिन वो यूएसएसआर ने भेजा था। और रोहिणी जो वो था ना, उसको भारत के द्वारा भेजा गया था, बस चोटी पे, रोही चोटी पे भेजा, भारत ने भेजा, ठीक है। अब देखो संचार उपग्रह, तो एप्पल का फ़ोन है, संचार के काम आता है। इनसेट और हेमसेट, ऐसे लिखो ना, हमारा एप्पल, एक सेट ही तो भी, इनसेट, बस ऐसे याद कर लो, हमारा एप्पल, तो हम सेट और एप्पल और इनसेट, ये क्या है, संचार उपग्रह। संचार मतलब कम्युनिकेशन के काम में ले जाता है, ठीक है। और ये बाकी देखो, मैट से अपना भी है, मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विज्ञान। एजूस भी अपने आप समझ जाओगे, एजुकेशन, ठीक है। तो ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। और ये हैम सेट हमने देख लिया, किसका, संचार का। अब IRS में से एक याद रखना है, सुदूर संवेदन। देखो ये भास्कर हमने याद कर लिया, रोहिणी देख लिया था। एप्पल इनसेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संचार उपग्रह ही है। इनसेट हमेशा याद रखना, संचार है, इन संचार ऐसे थोड़ा कुछ कर लेना, लेकिन उसको दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लेना भाई। इनसेट संचार उपग्रह, एप्पल, इनसेट और हम सेट। एप्पल तो खूब याद हो जाएगा, इनसेट और हम सेट को भी अच्छे से देख लेना है। मैट सेट और एजुसेट, ये तो नाम से याद रहे, मैट एंड मेट्रोलॉजिकल, वो मौसम को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। और एजू यानी शिक्षा, और हम तो हो ही गया। और IRS ये सुदूर संवेदन। आगे चलते हैं। अब देखो 2 तरह के यान है, एक SSLV, वो भी थे ना, लेकिन वो अब इम्पोर्टेंट नहीं रहे, वो पुराने हो गए हैं, ठीक है। आजकल इसरो इन 2 को वो खूब काम में लेता है, PSLV और GSLV। PSLV थोड़ा पुराना है, GSLV थोड़ा नया है। अब जो नया होगा ना, तो उसके अंदर भाई उसकी क्षमताएं भी बढ़ेंगी और उसके जो चरण है ना वो घटेंगे। जैसे आप आज एक बाइक है, पहले बाइक में बहुत सारे वो होते थे, उनके अंदर क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स होते थे। लेकिन आजकल ना AI का टेक्नोलॉजी आ गई, तो कंपोनेंट घट रहे हैं ना। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, अब छोटे छोटे होने लगे, तो कंपोनेंट या चीज़ें घटती हैं जब एडवांसमेंट आती है, तो ठीक है। बस PSLV के अंदर 4 चरण थे, और GSLV में 3 चरण हो गए, ठीक है। और PSLV के अंदर जो फर्स्ट और थर्ड चरण है वो ठोस था, और जो GSLV है उसके अंदर फर्स्ट ठोस, देखो इसमें फर्स्ट ठोस रहती है, इसमें फर्स्ट ठोस है बस। सेकंड तरल है, और थर्ड क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक होता है, क्रायो मतलब जो हिम सीमा है ना, उससे पीछे है ना किसी चीज़ को स्टोर करना। हिम सीमा मतलब 0 डिग्री से पीछे, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर 2 होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब एक होती है -250 डिग्री और एक होती है -183 डिग्री। ये फिक्स टेम्परेचर है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो -250 डिग्री कैसे याद रखें भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें पता है, हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं इसको। बस तो याद रखो, जो ईंधन है ज़्यादा खतरनाक है, उसको स्टोर करने के लिए और कम टेम्परेचर की जरूरत है। तो बस वहाँ पे -250 और 183 दोनों होंगे, लेकिन आपस में बदले होंगे। तो याद रखना, हाइड्रोजन जो भविष्य का ईंधन है, एक टेक्नोलॉजी ईंधन वाली, इसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा कम टेम्परेचर की जरूरत है। तो -250 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूसरे वाला है। बस चलते हैं आगे। अभी देखो ये ईंधनों को देख लो, द्रव ईंधन, ठोस ईंधन और ऑक्सीकारक कौन से इनके अंदर, ठीक है। तो द्रव ईंधन के अंदर एक तो होता है N2O4। इनमें जो पहले पहले नाम है ना, वो ही देख लीजिए, वो उनको ही थोड़ा सा बिठा लेना दिमाग के अंदर, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सेट किया था मैंने, थोड़ा बहुत कुछ किया तो था, देख लेते हैं एक बार। जो द्रव ईंधन होते हैं ना, वो एक तो N2O4 होता है, इसको तो याद कर लो ऐसे ही, ठीक है। दूसरा देखो, एक तो सिमेट्री क्या होती है, समानता, मतलब 2 चीज़ों में बिल्कुल समानता है तो बोलते हैं सिमेट्री है। और जो पानी होता है ना, इसको किसी में डाल दो उसके समान हो जाता है, मतलब ऐसी इसकी खुद ही कोई सिमेट्रिकल नहीं है। इसको आप फर्श से बखेर दोगे तो ये बस बहने लग जाएगा, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो बस यहाँ से अनसिमेट्रिकल एक पकड़ लो, ऑप्शन आएगा तो आप हिट कर दोगे। दूसरा है द्रव्य हो गए, 2 हो गए, एक तो N2O4 और एक अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल
हाइड्रोजाइन, तो बस इसमें अनसिमेट्रिकल को याद रखना, ऑप्शन में आप बैठा दोगे। दूसरा है ठोस। ठोस देखो इसमें हाइड्रोक्सिल पकड़ लो, हाइड्रोक्सिल। एक हाइड्रोसिल एक रोग होता है, हाइड्रोसिल, उसके अंदर क्या होता है, ये पुरुषों में होता है रोग। इसके अंदर जो कि वो होते हैं ना वृषण, जो हाइड्रोसिल होती है नीचे वाली, उसके अंदर पानी भर जाता है और बिल्कुल ठोस हो जाते हैं। या ये आप गूगल पे सर्च करके देखोगे ना हाइड्रोसिल, तो आपको दिखा देगा उसकी इमेजेस बहुत सारी। उसमें वो ठोस जाता है बिल्कुल, और उसमें पानी भर के आकार से बहुत 2 से 3 4 5 गुना, क्या 8 9 गुना बड़ा हो जाता है, 5 5 किलो तक की वो है ना बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी से याद कर लो भाई, वो एकदम ठोस की तरह बन जाता है हाइड्रोक्सिल। तो हाइड्रोसिल और हाइड्रोक्सिल, बस उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लो। ऑक्सीकारक, कारक के संधि पड़ी है ना, संधि समास हिंदी वाली, उसमें जो कारक होते हैं ना, उस कारक के बहुत सारे नियम होते हैं याद करने के। तो ऑक्सीकारक, अमोनियम, बस ऐसे याद कर लो। ठीक, अब देखो महत्वपूर्ण घटनाएं जो विश्व में घटी हैं। पहला उपग्रह कौन सा था, तो स्पुतनिक था। पहला पूत, पहला है पता है ना, वो ही होता है पूत, बाकी तो सब कपूत होते हैं। तो बस ऐसे याद कर लो, पहला पूत, इनकी तारीख भी याद कर लेना। ठीक, दूसरा क्या, पहला संचार उपग्रह कौन सा था, तो वो स्कोर था। तो भाई संचार क्या होता है, संचार कम्युनिकेशन होता है ना, तो बस स्कोर जानने के लिए अपने दोस्त को फ़ोन किया, बस ऐसे स्कोर, बस ऐसे याद कर लो। तो पहला संचार उपग्रह कौन सा था, पहला संचार उपग्रह था स्कोर। एक था वोस्टॉक और अपोलो 11। वोस्टॉक के अंदर क्या होता है, मेजर यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। और अपोलो 11 में क्या होता, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गए थे। अब इसको याद कैसे रखें, आपस में ये यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो याद रहते हैं, लेकिन आपस में ये कन्फ्यूज जाते हैं कौन सा चांद पे गया था और कौन सा अंतरिक्ष में गया था। तो देखो, जिसके आर्म स्ट्रॉन्ग होगा ना, जिसके स्ट्रॉन्ग पे आर्म होंगे, ऐसे अलावा स्ट्रॉन्ग है मतलब उसके पैर स्ट्रॉन्ग थे, तो उसने कदम रख दिया चांद पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग थे उसके पैर पैस। अब बचा यूरी गागरिन, तो अपने आप ही अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हो गए। इनकी तारीख भी देख लेना भाई, जो अपने ये स्टेट पीसीएस में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन जो ये पटवारी, ग्राम सेवक या फिर इन जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उनके अंदर इनकी तारीख भी पूछ लेते हैं बहुत बार। ठीक, ये 16 जुलाई 1969, तो मैं कभी भूलता नहीं हूँ कैसे। एक मैन एंड ब्लैक एक मूवी है, मैन एंड ब्लैक 3, उसमें है ना जो मेन कैरेक्टर होता है ना विल स्मिथ, वो बोलता है कि भाई अगर उसको ना बचाना है ना धरती को, तो हमें 16 जुलाई 1969 को जाना पड़ेगा, जब अपोलो 11 मिशन लॉन्च हुआ था। तो बस वो मेरी याद रह जाता है, पता नहीं क्यों, मैंने उसको एक बार देखा था और जब मैंने पढ़ा ना इसको, तो मेरे वो लाइन याद रह गई। तो आप भी ऐसे उसको एक मूवी का देख लेना, क्लिप निकाल के, लास्ट में सी गए मैन एंड ब्लैक 3, गूगल पे मिल जाएगी, नहीं सॉरी यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसमें बोलता है वो कि अपना जो वो मिशन था ना, वो 16 जुलाई, वो एक दिन पहले जाने की बात करता है, बोला 15 जुलाई 1969 को जाएंगे हम, ताकि हम पृथ्वी को बचा लें। तो बस उसके एक दिन बाद 16 जुलाई 1969 को हुआ था अपोलो सेकंड, अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गए थे। अब देखो करंट की कुछ घटनाएं, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा फिर स्पेस टेक्नोलॉजी। करंट की घटनाएं देख लेते हैं। होप मिशन, ये इसरो का है, तसोवेली लद्दाख के अंदर, वहाँ इसको स्थापित किया, खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। होप मिशन, होप मिशन। ठीक है, हमें होप है कि जो लद्दाख में जो भी टेंशन खड़ी कर रखी है ना चाइना ने, उसे हम एक दिन समाप्त कर देंगे, इसके हमें होप है। ठीक, अब देखो वाणिज्यिक भू प्रेक्षण कॉन्स्टेलेशन, ये क्या है, ये जो अंतरिक्ष है ना धरती का प्रेक्षण करने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए, एक वो है वाणिज्यिक कंपनी, मतलब निजी कंपनियों को एक वो दिया गया है टेंडर के, भाई आप लोग भी है ना अपने सैटेलाइट छोड़ो और जो है ना भू पर्यवेक्षण में काम आएंगे। तो वहाँ पे 4 कंपनियों को मिलके काम कर रही है इसमें। ठीक है, जो पिक्सल स्पेस है ना, ये इनकी लीड है, मतलब इनको लीड करेगी इन बाकी सबको। तो 4 कौन सी फर्म्स है, इनको देख लो, ये पूछ सकते हैं, मतलब ये पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं, मेरे को ऐसे लगा भाई पूछ सकते हैं जरूर। तो पिक्सल, सेट स्क्योर, पियर साइट और ध्रुव, ऐसे याद रखो ना भाई। ध्रुव नाम का एक लड़का है, उसने पियर साबुन से नहा लिया और सेंट लगा लिया, और अब उसकी जो इमेज आएगी ना वो अच्छी पिक्सल की आएगी, क्योंकि उसने सेंट भी लगा लिया और पियर साबुन से नहा भी लिया। तो बस 4 ही वो हैं, ये निजी फर्म है, बस उनको इस तरह से सेट कर लेना दिमाग में। निशार क्या है, निशार के अंदर देखो नासा और इसरो दोनों का नाम आ रहा है निशार, इसका फुल फॉर्म यही है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये सतीश धवन भेजा गया था और GSLV F-16 से भेजा था। ठीक, GSLV F-16 से, निसार सार 16, थोड़ा सा सेट कर सकते हो दिमाग में। ट्रेजर, ये भी नासा का है और फाल्कन 9 से भेजा गया। ठीक है, करेगा क्या, ये चुंबकीय कक्षा है ना धरती की, उसका अध्ययन करेगा।
अब निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा भारत के अंदर प्रदान करने के लिए, अंतरिक्ष आधारित सेवा प्रदान करने के लिए सबसे पहले अनंत टेक्नोलॉजी आई, अनंत टेक्नोलॉजी, जिसने ना अंतरिक्ष से इंटरनेट प्रदान करेगा। ठीक है, एक्सज्यूम 4, ये तो खूब चर्चा में रहा है। ठीक है, इसको तो अच्छी याद रखना भाई, फाल्कन 9 से भेजा गया था एक्सज्यूम 4। ठीक है, भारत ने नहीं भेजा है, ये अमेरिका से भेजा गया था। भारत के शुभांशु शुक्ला इसके अंदर एक वो यात्री के तौर पर मतलब इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे, वैज्ञानिक मान सकते हो उन्हें। ठीक है, तो देखो इनको ऐसे याद कर सकते हो भाई, शुभांशु शुक्ला ऊपर चले गए, उन्होंने व्हाट्सअप किया अपने बेटे को, जिसको हिंदी में भाई टाबर भी बोलते हैं, और नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा था। शुभांशु शुक्ला स्लोवोस्जे और टिबोर कापू और पेगी वाटसन, वैसे ऐसे भाई व्हाट्सअप किया, नेटवर्क स्लो था, टाबरों से बात क्यों नहीं, किसकी, शुभांशु शुक्ला की। इस तरह से पूछ सकते हैं उसके साथी कौन कौन थे एक्सजीओम 4 मिशन के। ठीक है, सेफ प्रोजेक्ट, तो सेफ के अंदर एक तो अपना जक्स है जापान वाला, और इसरो। जापान और इसरो की दोस्ती तो आपको पता ही, एक तो रशिया की और भारत की दोस्ती, और दूसरे जापान के साथ है। तो बस इसमें समझ लेना भाई, सैफ है, फै जापान, जापान का फै, और सेफ का इसरो का एस। तो सेफ मिशन किसका है, ये जापान और इसरो का है। बस पंच मिशन किसके लिए, सूर्य के लिए, किसका है ना सर, अब पंच है वो सौरमंडल का। ठीक है, तो बस उसी से अपना सरपंच पहले सरपंच बना के, तो बस वो सरपंच वाला पंच ये सूर्य सौरमंडल के लिए। तो पंच मिशन कहाँ के लिए, ये सूर्य के लिए। ठीक है, अंतरिक्ष औद्योगिक नीति निकाली गई है, 3 स्टेट ने निकाली है, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। वैसे इनको याद रखना, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात ने स्पेस औद्योगिक नीति निकाली। ये जानवी डांगे थे, ये कौन है, ये नासा का एक कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम, उसको पूरा करने वाली पहली भारतीय है। कौन, जानवी डांगे। ठीक, एक ध्रुव भी एक है भाई, ये जो डाक विभाग है ना उसने किया है। इसमें क्या है, प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट एड्रेस दे देंगे, हर उसमें क्या है, पिन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 नंबर का होगा, पिन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके वो जो 10 नंबर की आईडी होगी ना, वो आपके घर की होगी पर्टिकुलर। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ध्रुव है, 10 नंबर का होगा, और हर परिवार को एक अलग वो दे देंगे आईडी। ठीक है, बस एक आखिरी बचा है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। वाटर से तो आप समझ गए, अंडर सी मतलब समुद्र के अंदर से केबल बिछाना है, मेटा का प्रोजेक्ट है इंटरनेट के लिए। ठीक है, तो यही था अपना भाई, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, और करंट अफेयर्स का भी इसके अंदर हमने शामिल करते हैं, उसको अच्छे से देखा है और याद करने की कोशिश भी की है। जो थे देखो, वो हमने क्या था, डॉकिंग का हम पढ़ेंगे, स्पेस डेक्स वो था किसमें, 60 था उसका। ठीक है, PSLV C60, एक था मंगलयान, वो क्या था, वो था PSLV C25, सी था कार था वो देख लेना, लेकिन 25 था, तो मंगलयान 25 था, और अपना इस डॉकिंग वाला ये था 60 में था, C60 में। ठीक, और बाकी क्या थे, वो 3 वो थे, एक तो इसरो की लाइन, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, दूसरा सतीश धवन की, और अपना विक्रम साराभाई की पहले, सतीश धवन की बाद में, उसकी 63 में, उसकी 71 में, ये कुछ डेट थी, और उसके बाद में डेट थी अपने चंद्रयान 1st 2nd 3rd की। तो एक की 2008 है, फिर 2019 है, और 2023 है। बस इस तरह से कर लो सेट, ये देखो फिर आ गई। ठीक, तो भाई ये था अपना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आई होप कि आपको मजा आया होगा पढ़ने में, ये 1-2 बार और से देखोगे ना तो याद भी हो जाएंगी चीज़ें, और याद करने से याद चीज़ें याद होती हैं। जब तक आप इसे ट्रिक से आपस में सेट नहीं करोगे ना, तो एग्जाम में याद भी नहीं आती वो। तो इसे थोड़ी ट्रिक बैठाया करो, ट्रिक इतनी हैवी मत कर लिया करो कि ट्रिक को याद करने के लिए भी एक ट्रिक की जरूरत पड़े, ऐसा कुछ मत करो, बस उसको आपस में कनेक्ट करते हो चलो, एग्जाम में अपने आप रिकॉल हो जाए, बस इतना ही। चलो ओके, थैंक यू भाई।